अंतिम सरकार की बैठक मतलब गठन कैसे हुई थी। इसके बाद जो है पढ़ाना था, वो जो पोर्शन है वो पढ़ाना क्या था, तो उसमें पढ़ाना जो था वो इसके बाद वो प्रस्तावना था, और प्रस्तावना के बाद विदेशी स्रोत जो कहाँ कहाँ से विदेशी स्रोत लिया गया ये बारे में पढ़ाना था। लेकिन देखिए, अगर हम प्रस्तावना पढ़ाएं या विदेशी स्रोत आप लोगों को पढ़ाएं तो उसमें जो है समझने में दिक्कत होगी। जैसे कि अगर हम विदेशी स्रोत बोलेंगे कि जो मौलिक अधिकार भी यहाँ से लिया गया, मतलब कि यूएसए से लिया गया, तो आपको ये दिक्कत हो जाएगी कि मौलिक अधिकार है क्या। फिर हमको मौलिक अधिकार समझाना पड़ेगा। अगर हम नागरिकता बोले कि कहीं से लिया गया है, हम अगर बोले कि मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, अगर हम बोले कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व तो कहाँ से लिया गया, तो जैसे ही हम ये सब बात बोलेंगे तो ये सब बात और अथी हो जाएगी कि ये सब लिया कहाँ से गया है। तो पहली बात ये आ जाएगी। और इस सब बात को अगर हम समझाने लगे जो कि पूरा पॉलिटी में समझाना है तो शायद बोरिंग हो जाएगा, और पूरा का पूरा आपको लगेगा कि इतना पॉलिटी हार्ड है कि आप छोड़ने पर मजबूर हो जाइएगा। तो इसीलिए जो है प्रस्तावना को और जो ये विदेशी स्रोत जो लिया गया है इसको हम लास्ट में पढ़ाते हैं। जब भी हम कोई क्लास लेते रहते हैं, इससे पहले भी जो क्लास लेते हैं तो उसमें हम पहले कह देते हैं कि देखिए ये वाला पोर्शन यहाँ पढ़ने लायक है, ये वाला पोर्शन यहाँ पर पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाना में तो कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन यहाँ पर समझाने में हो सकता है कि हम बोलने पर बोल दे लेकिन वो जो है ऊपर से जाए। तो इसीलिए ये वाला पोर्शन जो है, ये जब पॉलिटी जब खत्म हो जाएगी उसके बाद पढ़िएगा तो पूरा अच्छा से समझ आएगा। तो आज जो है कल अगले जो हम वीडियो बनाए थे तो उसमें हम बताए थे कि जो संविधान में जो है 22 भाग है, या उसी को अगर अथी में अगर 22 ना ऑप्शन रहे तो 25 भाग है। उसमें 395 अनुच्छेद है, अगर ऑप्शन में कभी 395 ना रहे तो 465 अनुच्छेद है। और जो है अनुसूची 12 है, कितना है अनुसूची 12 है। तो उसी में जो है आज हम अनुसूची देखते हैं कि अनुसूची क्या था, कितना अनुसूची है। पहले वर्तमान में जब भी हमारा संविधान बना था तो उस समय 8 अनुसूची थी, और इस समय हमारी अनुसूची 12 है। तो आज अनुसूची देख रहे हैं। अगला जो पोर्शन होगा अब इसके बाद जो है देखेंगे, जो अच्छी अच्छा लगे इसके बाद जो है भाग जो है स्टार्ट कर देंगे। तो आज जो है हम अगले वीडियो में जो बता दिए थे कि 12 अनुसूची है, 22 भाग है और 395 अनुच्छेद है। तो अनुसूची आज स्टार्ट करते हैं। अनुसूची एक में है, अनुसूची जो एक है उसमें है कि किस राज्य का मतलब राज्य जो है हमारा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, जैसा कि पता है आपको कि हमारे देश भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वर्तमान में जो है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश जो है उसका जो सीमा है, उसका जो क्षेत्रफल है वो कितना कितना है, ये कहाँ पे लिखी होगी, ये तो कहीं पे लिखी होगी। तो ये जो लिखी है वो है अनुसूची एक में लिखी हुई है कि किस राज्य का कितना सीमा है। ये बात जो लिखी हुई है ये अनुसूची एक में लिखी हुई है। जैसे कि दो राज्य में कभी विवाद हो जाए कि ये वाला जो गांव था ये गांव मेरा था और तुमने ले लिया, वो राज्य उस पर अति आरोप लगाए कि तुम्हारा ये गांव ले लिया, तो राइट दोनों को कहा जाएगा कि आप जाकर संविधान का अनुसूची 1 देख लीजिए, उसमें लिखा हुआ है कि किस राज्य का कितना क्षेत्रफल है या किस केंद्र शासित प्रदेश का कितना क्षेत्रफल है। जैसे कि बिहार में रहते हैं तो बिहार का 94,163 किलोमीटर स्क्वायर फीट में फैला हुआ है, 12वां सबसे बड़ा राज्य है। जैसे कि राजस्थान है तो राजस्थान 3,42,299 किलोमीटर स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। तो राजस्थान जो है 10% हिस्सा पूरे भारत का लेता है, तो राजस्थान पहला नंबर पे है। तो जिस जैसे मध्य प्रदेश है दूसरा पे, तीसरा पे महाराष्ट्र है, चौथा पे उत्तर प्रदेश है। तो इस सब की जो क्षेत्रफल लिखी हुई है, इस सब का क्षेत्रफल कितना है, किस किस से सीमा रेखा बनाती है। जैसे कि हम बिहारी की बात करें तो बिहार जो है इधर उत्तर में नेपाल से बनाता है, इधर पूर्व में पश्चिम बंगाल से बनाता है, इधर दक्षिण में झारखंड से बनाता है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश से बनाता है। तो ये जो बनाता है उसकी कितनी क्षेत्रफल है
ये सब जो बात लिखी हुई है वो कहाँ लिखी हुई है? अनुसूची 1 में लिखी हुई है। कहाँ लिखी हुई है? अनुसूची 1 में लिखी हुई है। तो आप लोग समझ गए अनुसूची 1 में क्या है। इसमें जो है राज्य की जो अपना भारत जो है राज्यों का संघ है, उसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। उसका जो क्षेत्रफल है उसके बारे में जो जानकारी मिलती है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में है। तो इसका जो है क्षेत्रफल की बात जो मिलती है कि कितना किसका क्षेत्रफल है। अगर किसी को विवाद होता है कि बिहार अगर कह दे कि बलिया मेरे में पड़ता है, बल्कि पड़ता तो नहीं है, बलिया उत्तर प्रदेश का है, या उत्तर प्रदेश बोल दे कि सिवान जिला में हम में पड़ता है, तो कहने से तो नहीं होगा। गांव घर में भी देखिएगा एक ज़मीन का जो नक्शा होता है, आप लोग का भी अगर घर में हो तो नक्शा होता है। जब भी कोई प्रकार का विवाद होता है चाचा से, ताऊआ से, या देहात में किसी से भी और कि पड़ोसी से अगर विवाद हो कि नहीं ये वाला क्षेत्र है, ये वाला हम में है, आप भी कहेगा ये वाला क्षेत्र हम में है और वो भी कहेगा ये वाला क्षेत्र हम में है। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, अपना नक्शा निकालते हैं और ज़मीन का पूरा कागज निकाल कर और उसके बाद अमीन को बुला लेते हैं और अमीन जो है नाप के बता देता है कि कौन सा पोर्शन किस में पड़ता है। वैसे तो भारत का अमीन तो ज़्यादातर होता है कि लफड़ा लगा के ही जाता है, मार करवाता जो है वो अमीन ही करवाता है। भारत में का जो अमीन है ये 2000 रुपया लेगा एक दिन का, 4 दिन तक लगाएगा और उसके बाद झगड़ा करवा के जाता है, कोई चीज़ पूरा क्लियर से नहीं करता। लेकिन ये जो पोर्शन है समझाने का बात है कि मतलब कि ये सब बात कहाँ लिखी हुई है, हमारे जो नक्शा है उसमें लिखी होती है। तो उसी प्रकार राज्य की जो है या केंद्र शासित प्रदेश की कितना कितना क्षेत्रफल है किसका, ये बात जो लिखी हुई है वो कहाँ लिखी हुई है, तो वो लिखी हुई है अनुसूची 1 में लिखी हुई है कि क्षेत्रफल कितना है केंद्र शासित प्रदेश का, कितना है राज्य का। जहाँ तक हमको लगता है इस न कहने का मेरा इतना ही सार था कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश जो है उसका जो सीमा है, उसका जो क्षेत्रफल है, वो जो लिखा हुआ है कि किसका क्षेत्रफल कितना है, ये बात जो लिखी हुई है ये कहाँ लिखी हुई है, अनुसूची 1 में। समझ गए, आगे देखिए। अनुसूची 2 में क्या है, अनुसूची 2 में जो है वो जो है पैसा की, मतलब कि किस अधिकारी जो है उसको कितना रुपया मिलेगा, मतलब जितना भी जैसे राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो गया, उसके न्यायाधीश हो गए, या राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, या जो है लोकसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इस सब की जो पैसा जो कितना किसको देना है, ये सब जो चर्चा है ये जो है अनुसूची 2 में है। जैसे कि राष्ट्रपति जो है उसको कितना पैसा मिलना चाहिए, तो राष्ट्रपति को जो है 5 लाख रुपया मिलता है। तो इसमें जो है राष्ट्रपति की जो है पैसा की चर्चा, और जब राष्ट्रपति जो है जब अति से पद से अति हो जाते, जब 5 साल उसका कार्यकाल पूर्ण जाए तो उसका जो अति होता है पेंशन, वो जो मिलेगा वो कहाँ लिखा हुआ है, तो अनुसूची 2 में लिखी हुई है। तो अनुसूची 2 में जो है किस अधिकारी या किस अति को जो है कितना पैसा मिलना चाहिए और उसका कितना पेंशन होना चाहिए, ये बात जो है अनुसूची 2 में लिखी हुई है। इसमें जो है वेतन, भत्ता या पेंशन जो मिलना चाहिए, ये किस मंत्री को कितना कितना मिलना चाहिए। जैसे राष्ट्रपति है तो उसको 5 लाख मिलता है, उपराष्ट्रपति की बात करें तो उसको 4 लाख मिलता है, अगर सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो उसको 3,80,000 रुपया मिलता है, और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की बात करें तो उनको भी 3,50,000 रुपया मिलता है। अगर हम राज्यपाल की बात करें तो उसको भी उतना ही मिलता है, 3,50,000। तो ये जो सब बात है कि राज्यपाल को, सभापति को, उपसभापति को, इस सबको कितना कितना पैसा मिलना चाहिए, इस सबको कितना वेतन भी मिलना चाहिए, उसके बाद जो जब वो रिटायर हो तो उसको कितना पेंशन मिलना चाहिए, ये जो है अनुसूची 2 में लिखी हुई। मेरे कहने का सार यही था
कि अनुसूची 2 में क्या लिखी हुई है, तो पेंशन और वेतन जो कितना कितना किसको मिलना चाहिए, ये बात कहाँ लिखी हुई है, अनुसूची 2 में। अनुसूची 3 में जो है, इसमें जो है शपथ, इसमें जो है शपथ की चर्चा है, इसमें जो है शपथ की चर्चा है। शपथ जो होता है मतलब जब कोई अधिकारी, मतलब कि जैसे कि सुप्रीम कोर्ट होता है या कोई जज होता है, तो जज जब अपने पद पे आते हैं तो शपथ लेते हैं कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा और मतलब वही शपथ लेते हैं कि सच्ची निष्ठा अखंडता बनाए रखूंगा। तो ये जो शपथ लेते हैं कि जो है, इसमें जो है शपथ है कि कोई मंत्री कहता है कि मैं देश की एकता अखंडता और संप्रभुता को बचाए रखूंगा, तो जो जो शपथ लेते हैं हर का अलग अलग शपथ होता है। तो ये शपथ जो लेते हैं इसमें बस एक बात याद रखना है कि इसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जो शपथ लेते हैं इसकी चर्चा नहीं है। इसमें जितना ये मंत्री लेते हैं या कोई भी न्यायाधीश लेते हैं या किसी भी प्रकार का जो अधिकारी होता है वो सब जो लेते हैं शपथ, वो जो शपथ की चर्चा जो है अनुसूचित 3 में, इसमें शपथ की चर्चा है। इसमें बस दो बात याद रखना है कि इसमें राष्ट्रपति जो शपथ लेते हैं और उपराष्ट्रपति जो शपथ लेते हैं, इन दोनों की चर्चा नहीं है। बाई जो है मुगा अथी प्राइम मिनिस्टर ले, चीफ मिनिस्टर ले, मतलब प्रधानमंत्री ले या मुख्य न्यायाधीश ले, ये सब जो लेते हैं इन सब की चर्चा जो है वो अनुसूची 3 में है। इसमें शपथ की चर्चा है। आगे पढ़ना है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो इनको सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अगर मुख्य न्यायाधीश न रहे तो कोई और न्यायाधीश दिलाते हैं। इनको जो है उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति दिलाते हैं। और प्रधानमंत्री को कौन दिलाता है, तो प्रधानमंत्री को भी राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। तो आगे ये सब पोर्शन पढ़ना ही है आपको। अनुसूची जो 4 में है, अनुसूची 4 में है, इसमें राज्यसभा की सीटों का बंटवारा है। राज्यसभा का सीटों का बंटवारा, सीटों का बंटवारा है। राज्यसभा क्या होता है तो थोड़ा सा देख लीजिए। ये जो है जैसे कि केंद्र होता है और एक राज्य होता है, तो राज्य जो है अलग अलग होता है। जैसे बिहार का अपना है, मध्य प्रदेश का अपना है, उत्तर प्रदेश का अपना है, झारखंड का अपना है, पश्चिम बंगाल का अपना, मतलब जितना भी राज्य है सबका अपना अपना होता है। लेकिन केंद्र जो होता है वो एक है जो दिल्ली में है। कहाँ है, दिल्ली में। जिसको अभी जो इलेक्शन हुआ था वो केंद्र का हुआ था। तो ये संसद होती है, ये संसद के दो सदन है। संसद के दो सदन होते हैं, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। इसके बारे में जो है आर्टिकल्स 79 और 80 में पढ़ना भी है उसे कि को क्या है। तो सदन दो सदन होती है, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। संसद के दो सदन है, ये लोकसभा ये राज्यसभा। लोकसभा को जो है हम लोग चुनते हैं, लोकसभा को हम लोग चुनकर भेजते हैं। जो भी हमारे अथी से जो भी जो है सांसद जाता है, सांसद इसी में बैठता है। इसमें जो है 543 सीटें हैं और इसमें जो है 245 सीटें। तो इसमें जो है इसमें जो सांसद होता है इसको हम लोग चुन के भेजते हैं, हम लोग वोट देते हैं और उसी से जो जीतता है वही जाके इसमें बैठता है, ये हमारा प्रतिनिधित्व करता है। और हमारे द्वारा चुना गया ही व्यक्ति ये जो राज्यसभा है इसके सदस्य को चुनता है। इसी कारण राज्यसभा का जो है इलेक्शन आप लोग नहीं देखते होंगे, मतलब कौन अथी में नहीं आता है, तो आप लोग को ज़्यादा आदमी को आइडिया नहीं रहता है। तो राज्यसभा जो है उसका जो है हमारे द्वारा चुना गया प्रतिनिधि उसको चुन लेता है। अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। प्रत्यक्ष चुनाव उसको कहते हैं जिसमें जनता भाग लेती है, और अप्रत्यक्ष चुनाव उसको कहते हैं जिसमें जनता भाग नहीं लेती है। तो इसमें जनता भाग नहीं लेती है, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो होते हैं वही इसमें भाग लेते हैं। इसमें जो है जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। उम्मीद करते हैं समझ आ रहा होगा।
तो इसमें जो है राज्यसभा में जो है 245 सीटें हैं। कितने हैं? 245 सीटें हैं। तो राज्यसभा में 245 सीटें हैं, इसमें 543 सीटें। तो राज्यसभा में जो जो है किस राज्य का कितना सीट है, किस राज्य में कितना सीटें हैं, इसके बारे में हम डिटेल से, लोकसभा राज्यसभा क्या होता है, ये भांग होता है, ये भांग नहीं होता है, इसमें जो है 6 वर्ष के लिए कार्यकाल होता है, 1/3 सदस्य हर 2 साल पे निकलता है और 2/3 1/3 जाता है। तो 1/3 निकलता है, 1/3 जाते रहता है। तो ये वाला पोर्शन जो है अच्छा से जो है हम आगे इसके लिए लोकसभा राज्यसभा जो हम भाग 5 पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल से पढ़ेंगे। आपको अभी इतना नहीं समझना है, आपको हम बस समझा दिए था, काफ़ी था। तो अभी जो बस आप लोग को फुल्ली फोकस करना है कि राज्यसभा, समझ गया कि राज्यसभा वो केंद्र होता है जो दिल्ली में है, उसमें जो बैठता है 545 सदस्य, उसमें जो है किस राज्य से कितना सदस्य जाएगा, ये बात जो लिखी हुई है अनुसूची 4 में लिखी हुई है। कहाँ लिखी हुई है? अनुसूची 4 में। अनुसूची 4 में यही बात लिखी हुई है कि किस राज्य से कितना सदस्य जाएगा, किस राज्य से कितना सदस्य जाएगा, किस राज्य से कितना सदस्य जाएगा। जैसे कि अगर बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जाती है, ये जनसंख्या पर ही डिपेंड करती है। तो उत्तर प्रदेश से जो 31 है, अगर बात किया जाए तो तमिलनाडु से 19 है, बात अगर किया जाए तो महाराष्ट्र से 19 है, 18 है, महाराष्ट्र से 18 है। और बात किया जाए इधर तो बिहार से बोले तो 16 है, पश्चिम बंगाल का बोले तो 16 है, और उधर अगर झारखंड की बात बोले तो झारखंड में 5 है, तो 7 है, और छत्तीसगढ़ में 5 है। अगर बात किया जाए उधर सिक्किम, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, तो इस सब में 1-1 सीटें हैं। तो टोटली जो सीट है सभी राज्य का मिलाकर, सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर वो जो है, वो केंद्र शासित प्रदेश में एक दिल्ली है, एक जम्मू कश्मीर में 4 है, दिल्ली में 3 है, और पांडुचेरी में जो है 1 है। यही है बेसिकली। तो इन सभी को मिलाकर जो है राज्यसभा की सीट जो है, राज्यसभा की सीट 245 है। तो किस राज्य से, अभी तक मेरे कहने का बस यही सार है कि किस राज्य से कितना सीट जाएगा, किस राज्य से कितना सीट है, ये बात जो लिखी हुई है ये अनुसूची 4 में लिखी हुई है। ये बात कहाँ लिखी हुई है? अनुसूची 4 में लिखी हुई है। कहाँ लिखी हुई है? अनुसूची 4। जैसे बिहार से 16 जाएगा, पश्चिम बंगाल से 16 है, उत्तर प्रदेश से 31 है, जम्मू कश्मीर से 4 है जो केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली से 3 है वो भी केंद्र शासित प्रदेश है। तो अनुसूची जो है वो 5 में क्या है? तो अनुसूची जो 5 में है, इसमें है अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए विशेष प्रशासन, उसके लिए। तो इसमें जो है SC ST के लिए विशेष व्यवस्था है, प्रशासन कह सकते हैं, प्रशासन व्यवस्था है। SC जो है, इसको जो है अनुसूचित जाति कहते हैं, और इसको जो है अनुसूचित जनजाति कहते हैं। इसको जो है शेड्यूल कास्ट कहते हैं, इसको शेड्यूल ट्राइब कहते हैं। इसको शेड्यूल कास्ट कहते हैं इंग्लिश में, इसको शेड्यूल ट्राइब कहते हैं। इसको अनुसूचित जनजाति कहते हैं और इसको अनुसूचित जनजाति कहते हैं। ये जो है SC जो है, ये SC, ये सबसे ज़्यादा जो है ये यूपी में पड़ता है, सबसे ज़्यादा जो है यूपी में है, जनसंख्या के अनुसार से। अगर परसेंटेज के अनुसार से कहा जाए तो ये पंजाब में पड़ते हैं। यूपी वाला पोर्शन में जो है कि कितना है, तो यूपी का जो जनसंख्या है वो अभी 22 करोड़ लमसम कहा जा सकता है, 22 करोड़। इसका 21% जो है जनसंख्या, मतलब आपको अगर मैथ आता होगा तो 21% निकाल लीजिए। 21 करोड़ का 21% जो होता है वो जो है यूपी का है, यूपी का 21% जो है वो यूपी का है, यूपी का। इसमें जो है सीतापुर जिला में सबसे ज़्यादा जनसंख्या आती है SC का। अनुसूचित जाति जो है सबसे ज़्यादा यूपी के सीतापुर जिला में है।
इसमें जो है बेसिकली जो इसमें 17 गो जाति है। यूपी में 17 गो जाति को जो है इसमें रखा गया है अनुसूचित जाति में। अनुसूचित जाति में जो है यूपी के 17 गो अथी जो है 17 गो जाति को रखा गया है, जिसमें कहार आते हैं, इस निषाद आते हैं, केवट आते हैं, मलाह आते हैं, कुम्हार आते हैं। ये सब जो जाति है ये सब वाला को अनुसूचित जाति में है। कहार जो जाति होता है वो जो अथी होता है ना, मतलब कि दुल्हन जो होती है ना उसको ले जाने का काम जो करता है, दुल्हन को जो ढोने का काम करता है। पहले के ज़माना में होता था कि अब के ज़माना में ना ये सब आ गया है, मतलब कि गाड़ी आ गया है। अभी तो देखते हैं हवाई जहाज़ बुक करता है, हवाई जहाज़ से जाएंगे। तो पहले के ज़माना में ये सब नहीं होती थी, तो या तो बैल का साधन करते थे या कहार उठाया करते थे। ये कहार जनजाति बहुत ही प्रसिद्ध है इसके लिए। मतलब अब तो कहा नहीं जा सकता, मतलब अब तो चेंज हो गया है। अब ये लोग नया व्यवसाय खोले कि तो अब कहार में कोई आता नहीं है। अब की लड़की कहार में थोड़ी जाएगी। अभी तो उसको चाहिए क्या, एरोप्लेन। एरोप्लेन चाहिए उसको जाने के लिए, हवाई जहाज चाहिए जाने के लिए, कार चाहिए। तो उस समय जो कहार होती तो ये लोग जो है महिला को कहार दो आगे से दो पीछे से उठा के ऐसा पोर्शन रहता था, मतलब ये वाला रहता था, और इधर से और इधर से, और इसमें महिला रहती थी, इधर से दो व्यक्ति और इधर से भी दो व्यक्ति कंधा पे उठा के, और उसके बाद इसको ढो के दुल्हन के घर से लेके दूल्हा के घर तक ले जाते थे। और ये लोग जो है पूरा जिम्मेदारी रखते थे। पहले तो डाकू से लूटते भी थे, तो डाकू से लूटने का भी, बल्कि इसके लिए हथियार उथियार से सजग रहते थे। फिर तो डाकू को पता रहता था कि महिला जा रही है तो उसके पास सोना चांदी भी होगा, महिला को भी पकड़ लेते थे, छीन लेते थे, और अथी को भी लूटते। तो ये लोग अच्छा खासा युद्ध अभ्यास भी सीखे रहते थे, और यही लोग जो है महिला को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में काम करते थे। तो ये कहार जाति थी। कहार जाति जो है वो सप्तऋषि जो थे उन्हीं का वो लोग कहते हैं कि हम वंशज हैं। अभी जो है कहार जाति जो अब ना तो कहार उठती है, अब दुल्हन जो कहार में नहीं जाती है। अब की दुल्हन तो आपको भी पता है किससे जाती, काट से जाती है। तो पहले के ज़माना में ये चलता था, अब नहीं चलता है। तो अब ये जो जाति है अब नए नए व्यवसाय खोजने लगे हैं। उसी में अगर निषाद राज्य की बात करें तो जैसे कि भगवान राम जब 14 वर्ष के वनवास के लिए जा रहे थे, तो चित्रकूट जो है उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड वाला जो पोर्शन पड़ता है, वो जिधर से मध्य प्रदेश पड़ता है, उस चित्रकूट से पहले जो है निषाद की जनसंख्या उसी फिर जो पुरातन जो है निषाद का जनसंख्या वहीं पे था। तो वो वाला पोर्शन में निषाद राज जो भगवान श्री राम के दोस्त थे, जब जाते हैं भगवान राम तो निषाद राज से मिल के जाते हैं। तो वो निषाद से समझते हैं। एक केवट को भी समझते होंगे, केवट को तो समझते होंगे ना, जो भगवान राम को गंगा नदी को पार करवाते हैं। एक कुम्हार जाति, तो कुम्हार जाति जो होता है वो मटका उटका बनाने का काम उनका रहता है। जो भी आप जानते हैं। मलाह जो होता है वो सैनिक कहते हैं, मतलब उन लोगों का काम मछली मारना ही रहता है बेसिकली। तो ये सब जो जाति था इस सबको जो है SC ST में रखा गया। 17 गो जाति को SC ST में यूपी रखा हुआ है। परसेंटेज के अनुसार से जो है, धनत्व के अनुसार से सबसे ज़्यादा जो है वो पंजाब का है। वो कहाँ है, पंजाब। पंजाब में 32% जनसंख्या यहीं का है। पंजाब का जो जनसंख्या है वो 2.5 करोड़ होगा, 2.5 करोड़ है। मतलब उससे थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन 2.5 करोड़ मान के आप से लेना। तो 2.5 करोड़ जो जनसंख्या है उसका 32% जनसंख्या खाली जो है वो SC है। इसमें और भी धर्म के, पंजाब में बहुत से धर्म है, सिख है, यहूदी है, ईसाई है, पारसी है, अलग अलग विभिन्नता वाले अथी है, मुस्लिम भी है। अभी तो पंजाब तो बहुत छोटा है, कि तो पंजाब को हम बताएंगे कि तोड़ा कैसे गया। आधा पंजाब तो लाहौर में पड़ा है पाकिस्तान में, उसके बाद ये पंजाब का 5 टुकड़ा भारतीय में किया है। यूपी वाला पोर्शन में इसमें जो 21% जनसंख्या जो है वो खाली यूपी का जो है, यूपी का 21% जनसंख्या खाली SC है। भारत में अगर बात किया जाए तो ये SC कितना है, तो ये 16.6% है। ये जो है 16.6% जो है SC पूरे भारत का है। ये जो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, और इधर आपका हो गया द्वीप में बात किया जाता है अंडमान निकोबार लक्षद्वीप, इस सब में जो है SC नहीं थे, नहीं थे, अभी हो सकते हैं
फिलहाल जो डाटा था उसके अनुसार नहीं थे। तो आपको एससी के बारे में जहाँ तक हमको लग रहा है कि समझा पाए होंगे हम अच्छा से, मतलब कि एससी क्या है, तो यूपी का जो है, यूपी में 21% जनसंख्या जो है एससी का है। इसमें 17 को जो है जाति को जो है इसमें रखा गया है। इसमें से जो निकालने या रखने का काम जो होता है ये राष्ट्रपति करते हैं। किसको रखना है किसको निकालना है ये सब वाला काम राष्ट्रपति करते हैं। पंजाब वाला पोर्शन है 32% है। सबसे ज़्यादा परसेंटेज के अनुसार पूछा जाए तो पंजाब मार लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा गया रहेगा। और अगर पूछा जाए कि अधिक ज़्यादा जो कहाँ पे पाया जाता है तो यूपी में। अब परसेंटेज अगर नहीं दिया रहा है तो नॉर्मली यूपी मारिए, परसेंटेज पूछा जाए तो इसको मारिए। अब भारत में पूछा जाए तो इसको। एसटी जो है उसको शेड्यूल ट्राइब कहते हैं। क्या कहते हैं? शेड्यूल ट्राइब। ये जो है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। मध्य प्रदेश में ये जनजाति होते हैं, तो मध्य प्रदेश में ये 21% पाया जाता है। मध्य प्रदेश की अपनी जनसंख्या वो 7 करोड़ है, तो उसमें 21% ये जो है शेड्यूल ट्राइब पाया जाता है। तो अनुसूचित जाति और जनजाति, इसके बारे में जो विशेष प्रशासन व्यवस्था है कि इसके बारे में क्या प्रशासन व्यवस्था है, तो इसी के बारे में जो है अनुसूचित जो है 5 में डाली गई है। इसके बारे में जो एक एक्ट आया था 1989 का, 1989 का एक्ट आया था कि अगर कोई भी दलित व्यक्ति अगर जो है पुलिस को कहती है, अपील करती है कि हमको ये लोग सता रहे हैं, तो बिना किसी मतलब कि बिना किसी कार्रवाई को, मतलब बिना किसी जांच पड़ताल की पुलिस डायरेक्ट गिरफ्तार कर लेती थी। तो गांव में जब हम लोग छोटे रहते थे ना, मैं सन 2005-06 की बात कर रहे हैं, तो उस समय मम्मी सिखाती रहती थी। अब अभी अभी भी गांव घर में वही सिखाते हैं कि वो जो है ना अथी हरिजन में आता है, उसको मत मारना उड़ना। या तो कुछ करते भी थे तो डायरेक्ट कहते थे मम्मी कि वो हरिजन में है, उसको हमको ही नहीं मतलब सबको सिखाते रहते थे कि हरिजन है उसे मत मुँह लगाना। वो डायरेक्ट एक केस उसका बहुत खतरनाक केस होता है। तो केस कुछ खतरनाक नहीं होता, वैसे भी सताया उस पर बहुत ज़्यादा था। सताया उसको बहुत ज़्यादा, 2-3 गो चीज़ को बहुत ज़्यादा सताया गया है। एगो एससी एसटी को सताया गया है, एक महिला को सताया गया है, और एक यहूदी को सताया गया है। इस तीनों को ना हद से ज़्यादा सताया गया। यहूदी को तो बात किया जाए तो 2-3 साल ही में सताया गया, लेकिन एससी एसटी और महिला को उत्तर वैदिक काल से लेके अब तक सताया गया है। तो इस लोग को बहुत ज़्यादा सताया गया है। ये जो कहेंगे कि कम सताया गया है, नहीं, इन लोग को बहुत ज़्यादा सताया गया है। तो ये जो है मतलब उसी में एक्ट है कि बिना अथी कानूनी मतलब आपसे बिना पूछताछ या बिना जांच पड़ताल किए हुए जज अथी जो है सॉरी पुलिस जो है आपको उठा लेगी। अगर कोई हरिजन होता है मतलब एससी एसटी है, अगर वो जो जाके अपील करे कि वो हमको ये अथी किए हैं, तो बिना किसी भी प्रकार का जांच पड़ताल किए ही आपको उठा लेगी। तो ये मतलब अरेस्ट कर लेगी। ये नहीं था कि आप पर मतलब कि किसी प्रकार का अथी हो जाएगा, केस हो जाएगा, मतलब अरेस्ट कर लेगी। तो ये बात है, समझ आ गया होगा। इसके बारे में विशेष प्रशासन व्यवस्था जो जो है वो इसी में तहत है। यहाँ तक समझ आ गया होगा, आगे समझाते हैं। इसके बाद है अनुसूची सूची 6। इसमें जो है पूर्वोत्तर राज्य, भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य है जिसमें 7 सिस्टर आता है, उसी में है त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय और असम जो वाला पोर्शन है। इस वाला पोर्शन में इस 4 राज्य को विशेष दर्जा मिला है। मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर। मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर है। तो इस 4 राज्य जो है, ये 4 राज्य मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा जो है, यहाँ की जातियों को विशेष आरक्षण दिया गया है। अभी भी जो है ज़्यादा तक बात किया जाए तो हम लोग जो रियलिटी है कि हम लोग इधर वाला पोर्शन में ज़्यादा लगाव रख रहे हैं, लेकिन पूर्वोत्तर राज्य से हम लोग अभी तक लगाव नहीं रख रहे हैं। ये गलत बात है जहाँ तक,
जब चुनाव की रैली होती है तभी नेता भी जाते हैं। और जहाँ तक देखिए, अगर आपको ये पता होगा, अगर आप बिहार के हैं तो आपको पता हो सकता है कि सी अति उत्तर प्रदेश का सीएम कौन है। अगर आप बिहार के हैं या उत्तर प्रदेश के तो आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश का सीएम कौन है या झारखंड का सीएम कौन है, या राजस्थान के बारे में 5 गो बात आपको पता होगा, महाराष्ट्र के बारे में 10 गो बात पता होगा। लेकिन आपको ये नहीं पता होगा जो रियलिटी, अगर आप मणिपुर के नहीं हैं तो आप ये नहीं बता सकते हैं कि मणिपुर का अभी सीएम कौन है। या छोड़िए ना सीएम की बात, मणिपुर के 5 गो आदमी जो है कोई अच्छे क्षेत्र में हो, आप उसका नाम नहीं बता सकते हैं। अगर आप ई वाला पोर्शन का है तो आप त्रिपुरा के 5 गो व्यक्ति को का नाम नहीं सही से बता सकते हैं। तो ये दिखा रही है कि हम एक भारत में होते हुए भी भारत में नहीं है। जैसे कि होता है कि कोई बस नाम के लिए होता है और रियलिटी में नहीं होता है। तो शायद उसी प्रकार जैसे घर में होता है कि कुछ आदमी होते हैं जो बस नॉर्मली दिखावा के लिए होते हैं लेकिन दिल में कहीं नहीं होते हैं। तो उसी प्रकार जहाँ तक है कि पूर्वोत्तर राज्य जो है 7 सिस्टर्स, उसके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव हो रहा है। और दुख तो हमको तब होता है जब कोई अरुणाचल प्रदेश और असम के आदमियों को कहता है कि ये चाइनीज है। देखिए, ये जहाँ तक है ये गलत बात है कि अगर हम अपने ही व्यक्ति का सम्मान नहीं करेंगे, अगर वही आदमी है जो ये बताता है कि चाइना कभी कोई प्रकार का घुसपैठ करता रहता है, तो अरुणाचल प्रदेश के ही आदमी जाकर सैनिक को जो संदेश देते हैं कि ये घुसपैठ कर रहा है। और अगर हम ही उसको कह दें कि तुम जो है जो चाइनीज, अब ये पूछता नहीं है, पूछता है कि तुम चाइनीज हो, कितना बुरा लगता होगा उसको। अगर कोई जो है हिंदू है और उससे पूछा जाए क्या तुम मुस्लिम हो, तो बुरा लगेगा। अगर कोई व्यक्ति है कहे उसको कि तुम पड़ोसी का औलाद है, किसी को बुरा लगेगा। तो ये सब जो है गलत बात है, नहीं करना चाहिए ऐसा। अभी भी जो है चुनाव रैली में ही जो है जितना भी नेता होता है वो पूर्वोत्तर राज्य में टपते हैं और रायली नहीं टपते। इसका कई कारण है। नेताओं सबका जो है वोटिंग बैंक जो है वो उधर वाले राज्य में किसी भी वोटिंग बैंक नहीं है। उधर 1 से 2 4, 1 2 3 ऐसे ही सीट है। अगर राज्यसभा की बात करिए तो मैक्सिमम का सीट 5 के अंदर में है, बाइली का सबका तो एक ही है। लोकसभा में भी वैसे ही स्थिति है। तो जाहिर सी बात है जब उधर सीट ही नहीं जा रहा है तो नेता सबको जब वोटे नहीं मिलेगा उधर से ज़्यादा, तो नेता सब क्यों उधर योगदान देंगे या उधर कोई भी चीज़ प्रकार की क्या लगाएंगे। बिहार का व्यक्ति महाराष्ट्र जा सकता है, मद्रास जा सकता है, दिल्ली जा सकता है, पंजाब जा सकता है, हरियाणा जा सकता है, लेकिन बिहार का व्यक्ति पश्चिम बंगाल से पीछे जो असम है वहाँ नहीं जाता है। आप अगर रियलिटी बात बता रहे हैं कि मैक्सिमम जो है आप में से भी असम नहीं गए होंगे, भले टहलने के लिए 2 4 गए हों वो अलग बात है। बायली की जिस जिस जिसकी हम बात करें तो मैक्सिमम नहीं जाते हैं। तो ये सब गलत बात है। देखिए, भारत हमारा देश है और पूरे भारत मतलब हम समझ सकते हैं कि इधर ज़्यादा उद्योग ज़्यादा है, इधर ज़्यादा काम इधर ही पड़ती है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि जिस चीज़ की काम ना पड़े वो अंग ही छोड़ दे, उसको भी बचा के रखना है। तो जहाँ तक है कि नेताओं सबको भी सोचना चाहिए इस पर कि बिहार का तो वैसे भी स्थिति खराब है और बायली का तो वैसे कहा ही नहीं जा सकता। तो अनुसूची जो 6 में है वो 4 राज्य है पूर्वोत्तर, इस सब के बारे में जो है चर्चा है। अनुसूची जो 7 में है, अनुसूची जो 7 में है इसमें जो है बेसिकली इसमें क्या है, तो इसमें है जो शक्तियों का विखंडन, विकेंद्रीकरण, शक्तियों का जो है विकेंद्रीकरण, नॉर्मली भाषा में समझिए समझिए शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन कैसे, एक जो है केंद्र और राज्य, इन दोनों के बीच जो शक्ति जो है किसको कितना शक्ति मिलना चाहिए। जैसे कि आपको भी पता होगा कि जो राज्य है वो उसके पास कम शक्ति है और केंद्र के पास ज़्यादा शक्ति है। नीतीश जी के पास ज़्यादा शक्ति है या मोदी जी के पास ज़्यादा शक्ति है, तो बेसिकली किसके पास ज़्यादा शक्ति है, तो मोदी जी के पास शक्ति ज़्यादा है। नीतीश जी के पास, नीतीश जी किसके, एक बिहार के सीएम कह सकते हैं। लेकिन अगर मोदी जी की बात करें तो कन्याकुमारी से लेके जम्मू कश्मीर, इधर अरुणाचल प्रदेश से लेके गुजरात तक है। तो मतलब पूरे भारत पर उसका शासन है।
तो जाहिर सी बात है उनका अति ज़्यादा वर्चस्व है। तो इनमें जो शक्तियों का विभाजन है कि राज्य को कौन सी शक्ति देनी चाहिए, केंद्र के पास कौन सी शक्ति रहनी चाहिए, कौन सी शक्ति पर दोनों मिल के काम करें। तो इसके बारे में जो है शक्तियों का विभाजन, ये किसको कितनी शक्ति प्राप्त है, ये कहाँ है, अनुसूची 7 में। तो इसमें क्या है, शक्तियों का विभाजन। समझ में आ रहा होगा, शक्तियों का विभाजन मतलब कि किसको कितनी शक्ति प्राप्त है, इसके बारे में शक्तियों का विभाजन। इसमें जो केंद्र और राज्य के बीच जो है शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया है, मतलब केंद्र को कितना शक्ति दिया गया है और राज्य को कितना, समझ में आ रहा होगा। केंद्र को जो है और राज्य में कितना कितना शक्ति दिया गया है, इसके अनुसार पर 3 सूची बेसिकली बनाई गई है। एक है संघ सूची, एक है राज्य सूची, और एक जो है वो समवर्ती सूची। देखिए संघ सूची जो है, इस पर जो है कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होती है। इस पर जो है कानून जो बनाएंगे वो केंद्र सरकार बना सकते हैं। राज्य सूची पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो राज्य सरकार के पास है। नाम से ही पता लगा, संघ मतलब इसके बारे में कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। राज्य सूची जो है इसके बारे में कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास है। और समवर्ती मतलब दोनों, इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को शक्ति है, मतलब कि दोनों को कानून बनाने का अधिकार है या शक्ति है। लेकिन जब केंद्र सरकार की अगर इस पर कानून बनाना चाहे किसी विषय पर, और राज्य सरकार भी इसी पर कोई विषय पर कानून बनाना चाहे, और दोनों की जो है कानून आपस में टकराए, तो किसकी मान्यता होगी, तो केंद्र सरकार की शक्ति जो है वो जो कानून बना रहेंगे वो माना जाएगा। तो बेसिकली अगर जब दोनों टकराव में आए कि हम किसका चलेगा यहाँ पर, तो इसमें केंद्र सरकार की चल जाएगी, राज्य सरकार की नहीं चलेगी। इसमें राज्य सूची में राज्य जो है अपना कानून बनाते हैं और समवर्ती सूची में जो है वो दोनों बनाते हैं। इसमें जो है पहले जो विषय थी कितनी थी, 97 थी। वर्तमान में कितना है, तो 100 विषय है। इसमें पहले 97 विषय पर कानून बनाने का अधिकार था, वर्तमान में जो है इसको 100 विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। इसको जो है जैसे कि किस विदेशी व्यापार कैसे करना है, युद्ध किससे करना है, शांति किससे करनी है, किससे जो है इंटरनेशनल रिलेशनशिप कैसा रखना है। इसमें जो है जो बड़े बड़े बंदरगाह जो होता है, बंदरगाह जो होता है बेसिकली हम बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज देखते रहते हैं कि बंदरगाह मतलब कि जहाँ बंदर ज़्यादा पाला जाता है, तो ऐसा नहीं है। जहाँ बड़े बड़े जहाज जो लगती है जो समुद्र के साइड में, उसी को बंदरगाह कहते हैं। समुद्र के साइड में जो बड़े बड़े जहाज लगती है वो उसी जगह सीप जो लगती है उसी जगह को बंदरगाह कहते हैं। तो बड़े बड़े बंदरगाह जो है उसको रखने का अधिकार। परमाणु बम, अब परमाणु बम राज्य को तो नहीं दे सकता है, तो परमाणु बम जो है ये किसके पास है, केंद्र सरकार के पास है। कहाँ भी परमाणु बम है इसके बारे में केंद्र सरकार को पता रहती है। बेसिकली डाटा देता है कि इस पोर्शन में रखा है, लेकिन उसमें कहाँ पे रखा है ये बात किसी को गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, पहले उसी लोगों को पता था, केंद्र को पता रहता है। मुद्रा देखते होंगे कि हर राज्य अपना अपना मुद्रा नहीं निकाल सकता है, जो मुद्रा निकालने का अधिकार है वो केंद्र के पास है। कोई मुद्रा जो निकाल सकता है वो केंद्र ही निकाल सकता है। डाक व्यवस्था जो है वो कौन निकाल सकता है, तो केंद्र सरकार के पास है। डाक व्यवस्था जो है वो केंद्र सरकार के, पोस्ट व्यवस्था जो है वो केंद्र सरकार के पास है। तो इस प्रकार की जो है व्यवस्था वो केंद्र सरकार के पास है। किससे, जो इंटरनेशनल में जो भी रिलेशनशिप है इस सब के बारे में जो है वो है जो है केंद्र सरकार के बारे में, केंद्र सरकार इसके बारे में कानून बना सकते हैं। राज्य सूची में क्या क्या है, तो राज्य सूची में जो है उसमें सेना हो गया, देखिए इसमें सेना हो गया, इसमें युद्ध और शांति, किस देश से युद्ध करना है, किससे शांति व्यवस्था बनाए रखनी है। इसमें जो है युद्ध शांति, इसी में अगर बात किया जाए तो बड़े बंदरगाह, ये सब आप लिख लीजिएगा। बड़े बंदरगाह,
इसी में जो है कि पैसा जो है अथी जो है पैसा का नियंत्रण वो कौन करेगा, ये करेगा कि कौन सा पैसा छपना चाहिए, कौन सा पैसा नहीं छपना चाहिए, किस पैसा पर किसकी मुहर रहना चाहिए, कौन से पैसा पर क्या रहना चाहिए, ये सब डिसाइड कौन करती है, केंद्र सरकार करती है। डाक व्यवस्था यही करती है, डाक व्यवस्था यही करती है। राज्य सूची में जो विषय पर कानून बनाने का अधिकार है, मच्छर भी है ना। राज्य सूची में जो है इसमें जो है पहले जो थे वो 66 विषय थे, इस पे 66 विषय थी, लेकिन जो यहाँ पे लिख रहे हैं वो पहले थी और जो वर्तमान है वो यहाँ पे लिख रहे हैं, इसके नीचे में लिखेंगे। तो पहले जो इस पे 66 थी, 42वां संविधान संशोधन 1976 में जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, तो इंदिरा गांधी ने इनमें संशोधन किया और इसमें से 5 विषय को निकाल कर उसको जो है समवर्ती सूची में उसमें से 4 विषय को डाल दिया गया। तो इसमें जो 66 विषय थी, वर्तमान में जो है 61 विषय है। इसमें जो है 61 विषय है। इसमें जो पुलिस, यहाँ पर जो है पुलिस इसी के अंदर में रहती है, स्वास्थ्य विभाग इसी के अंदर में रहती है, स्थानीय प्रशासन इसी के हाथ में रहती है, इसी के हाथ में जो है जेल इसी के हाथ में रहती है। राज्य के अंदर जो व्यापार होगा, जो भी राज्य के अंदर जो व्यापार होती है, मतलब राज्य सरकार के अंदर जो व्यापार होगी वो इसी के अंदर होगा, राज्य का व्यापार। तो पुलिस, स्वास्थ्य, जेल, राज्य के व्यापार, इस सब के बारे में वो कानून बना सकते हैं। समवर्ती सूची जो है इसमें जो है कानून केंद्र भी बना सकती है और राज्य सरकार भी बना सकती है, लेकिन कभी ऐसा हो कि केंद्र द्वारा बनाया गया कानून राज्य द्वारा बनाया गया कानून में टकराव हो, कि मेरा मानेगा कि तेरा मानेगा, मतलब कि मेरी बात रखी जाए तो मेरी बात रखी जाए, ऐसी जब विवाद आ जाए तो जो है केंद्र सरकार की बात मानी जाएगी, तब कहा जाएगा कि केंद्र सरकार की ही बात मानी जाएगी। तो इसमें जो है वर्तमान पहले जो 47 विषय थे, इसमें जो है अभी 52 विषय। इसमें से जो राज्य सूची में जो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसमें से निकाला गया था, उसमें 5 को निकाला गया था, जिसमें जो था एक शिक्षा था, एक जो था मापतौल जो होता है वो था, एक जो था वन्य जीव अभयारण्य क्या होता है ये था, एक न्याय प्रशासन व्यवस्था जो था वो था, और एक जनसंख्या नियंत्रण था वो क्या था। देखिए जनसंख्या नियंत्रण जो है, जो कितना भी आप प्रचार प्रसार करवा लीजिए या कितना भी प्रकार का कुछ भी करवा लीजिए, जब तक आप महिला को शिक्षित नहीं कीजिएगा तब तक जनसंख्या नहीं रुकेगी। देखिए गांव वाला पोर्शन में जो होता है वहाँ जनसंख्या अभी भी जो है एक घर में 3-4 लड़का होना कॉमन बात है, लेकिन शहर में ऐसा शायद दिखेगा। और जो महिला अगर सच में शिक्षित हो गांव में भी, तो 3-4 लड़का उसको भी लगेगा कि भाई बस जन्म देना ही काफ़ी नहीं है, गार्जियन का धर्म बस अब जन्म देना नहीं है, उसको प्रॉपर शिक्षा, उसको एगो अच्छा लाइफ देना भी ज़रूरी है, और शिक्षा में जो है पैसा लगता है। तो जाहिर सी बात है जब महिला खुद शिक्षित होगी तो ज़्यादा जो है नहीं झेलेगी। और ये वाला पोर्शन जो है अगर मेडिकल फैसिलिटी की ही बात करें, तो जो महिला इस सब के बारे में जानती ही नहीं है कि होता क्या है, मेडिकल फैसिलिटी जो है ये कैसे कैसे होता है, जो भी है मेडिकल फैसिलिटी, तो वो उसका लाभ बहुत कम उठाती है, वो बोलने में भी हिचकिचाती है। लेकिन शहर वाली महिला ये सब बात जानती है। तो जब तक महिला शिक्षित नहीं होगी तब तक जनसंख्या नियंत्रण नहीं हो सकता है, तब तक जनसंख्या को नियंत्रण नहीं किया जा सकता। इसमें जो है 47 विषय, इसमें जो है अभी इस पहले 47 के वर्तमान में जो है 52 विषय। इसमें जो है कौन कौन सी विषय है, तो इसमें जो है वन वन इस वन है, इसमें वन है, और इसमें है जो वन है इसमें जनसंख्या है, जनसंख्या नियंत्रण कैसे होगा। पहले जो है जनसंख्या नियंत्रण जो है वो राज्य को दिया होता, राज्य से जनसंख्या नियंत्रण संभाल नहीं रहा था, तब इंदिरा गांधी जी कहे
कि तुमसे जनसंख्या नियंत्रण संभल नहीं रहा है, तुमसे वन संभल नहीं रहा है, इतना अति वन कटाई कर रहे हो तुम लोग। तो इन दोनों को जो ले लिया गया, जनसंख्या नियंत्रण भी इसी में से ले लिया गया। लेकिन हमको लगता था जहाँ तक कि जब 5 को विषय ले ही लिए तो एक और ले लेते। वो जो था वो नदी, जो है नदी है अभी भी राज्य में है, और जिसके कारण नदी विवाद जो है बहुत ज़्यादा चल रहा है। 1956 में ही इसके लिए गठन हुआ था, और अभी तक नदी विवाद जैसे कि तमिलनाडु में, केरल में, तेलंगाना में, इस जो दक्षिण भारत वाला पोर्शन है, उत्तर भारत में उतना नहीं होता नदी के लिए विवाद, लेकिन दक्षिण भारत में जो है नदी के लिए लगातार विवाद होती रहती है। तो जब इतना विषय को ले ही लिए थे, वो इसमें से नदी को भी निकाल के केंद्र सूची, राज्य समवर्ती सूची या केंद्र सूची में डाल देना चाहिए। कि तो नदी के विषय में कानून बनाने का अधिकार राज्य के पास है, और राज्य जो होता है एक राज्य दूसरे राज्य से लड़ते रहता है नदी को लेकर। जनसंख्या नियंत्रण जो है, इसके बारे में बात किया जाए तो जनसंख्या जो है नियंत्रण, तो बात जाहिर सी बात है, एक ही ऑप्शन है, महिला शिक्षित। जब तक महिला शिक्षित नहीं होगी तब तक कहीं पे अगर लिखवाना हो तो लिख सकते हैं कि तब तक भारत में तो नहीं हो सकता है। कारण, क्योंकि तो भारत जो है एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ हम कोई कठोर कानून भी नहीं लगा सकते हैं। जैसे कि चाइना है, वो वन चाइल्ड पॉलिसी कर दिया कि एक व्यक्ति एक ही बच्चा जन्माएगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो वहाँ वन चाइल्ड पॉलिसी चल सकता था, लेकिन भारत में जो है कई बार कहा जा रहा है कि मतलब कि हम दो हमारे दो, ये कानून लाना चाहिए। लेकिन भारत में जो है एक तानाशाही रूप में हम नहीं ला पाएंगे, मतलब कि लाना ही चाहिए। इस प्रकार की कोई भी सरकार जो है इस प्रकार की रिस्क नहीं झेलना चाहिए। जाहिर सी बात है, झेलेगी तो उसका सत्ता गिर जाएगा। तो ये वाला पोर्शन में है कि इसमें जहाँ तक है कि एक ही उपाय है कि महिला को शिक्षित किया जाए, जितना से जितना होता है कि महिला जहाँ शिक्षित हो गई उसके बाद अपने आप जनसंख्या कंट्रोल हो जाएगा। आप शहर में नहीं देखिएगा, जो शिक्षित महिला रहती है उसका नहीं आप 8-9 को लड़का देख सकते हैं। कई लोग जो होते हैं वो कहता है कि इस धर्म वाला में ज़्यादा जनसंख्या है, कोई कहता है इस धर्म में ज़्यादा जनसंख्या है। तो धर्म कहीं मायने नहीं रखती है। अगर किसी को लगता है कि इसी धर्म में इतना जनसंख्या है तो शायद आप अभी, आपका जो है बचपना अभी गया नहीं है। सबसे बड़ा बेसिकली कारण है, एक तो है गरीबी। गरीबी तो है ही कि गरीबी के कारण शिक्षित नहीं है, और शिक्षा जो है मेन कारण है इसका। शिक्षित महिला के पास या तो इस जाति में हो या इस जाति में कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो ज़्यादा उसके पास नहीं रहता है। और अशिक्षित रहती है तो कहता है कि लाठी बनता है, मतलब कि लड़ने के लिए गांव घर में होता है, जिसके पास जितना बच्चा रहता है उसका दबदबा उतना रहता है। दबदबा कायम अगर मोहल्ला में अगर करना है तो उसका 5-10 गो लड़ाकू विमान रहना चाहिए। लेकिन ये ग्रामीण लोगों का मानना है। लेकिन उसी में अगर शिक्षित महिला होगी तो कहा कौन जरूरी है लाठी तैयार करने का। एक ही बच्चा को इतना पढ़ा लिखा कर इतना विद्वान बना दो कि वो 5 के ऊपर भारी पड़ जाए। अगर वही बच्चा जो डीएम बन जाए या एसपी बन जाए या कोई अच्छा पोस्ट पर जाए तो 10 के ऊपर वैसे 150 के ऊपर हावी रहेगा। तो ये कब होगी, जब कोई महिला शिक्षित होगी। तो जाहिर सी बात है, एक ही बात है कि महिला को शिक्षित किया जाए। जनसंख्या जो है वो 1872 में पहली बार आई थी, उसके बाद 1881 से जो है कंटिन्यू आती थी। और इसके बारे में संविधान में जो है कहीं पर ये नहीं लिखा हुआ है कि जनसंख्या जो है कितने सालों में कराना चाहिए। तो नॉर्मली 10-10 साल पे जनसंख्या आती थी, और उसी के बेस पर देखा जाता था कि इसमें क्या क्या चेंज करने की आवश्यकता है, क्या क्या और चीज़ इसमें लगा इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरी है, इसमें क्या कमियां रह गई, ये सब चल रहा था। 2011 की जनगणना है जहाँ तक, तो वहाँ पे हमारा जनसंख्या जो है वो 112 बिलियन था, 112 करोड़, मतलब 1.2 बिलियन, 112 करोड़ जनसंख्या था 2011 के डाटा के अनुसार। तो अभी तो हो सकता है 140 करोड़ हो गया होगा। तो मोदी जी के भाषण में कहते भी रहते हैं कि 140 करोड़ भाइयों बहनों, तो उतना तो हो ही क्या होंगे। लेकिन 2011 में हुआ तो उसके अनुसार 2019 में भी होना चाहिए या 2021 में होना चाहिए। लेकिन 2021 में जो है वो कोविड-19 जो है कोरोना वायरस, इसके कारण जो है जो नहीं हुआ, और इसके बारे में संविधान में लिखा नहीं है, इसलिए अभी तक जो है केंद्र सरकार इसके बारे में कोई सुगम नहीं रही है।
इसके बारे में कोई प्रकार का राय नहीं ले रही है। जहाँ तक हमको लग रहा है कि अब शायद हो सकता है 2031 में ही कराएगा अब। ये तो बेसिकली जो है ये जो शेड्यूल जो चलती है, बेसिकली जनगणना की बात किया जाए तो हर जो देश है वो हर देश जो है जैसे कि 2011 में थी तो 2021 में निकाली, जिसमें अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, इंग्लैंड ये सब देश 2021 में निकाली, भारत का नहीं निकला। और इसके बाद जो है वो लोग 2031 में निकालेंगे। तो बस बाई लिया, अब बाद में ऑस्ट्रेलिया जो है वो 5 साल पे ही निकालते रहता है। तो ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं कर रहे हैं, बेसिकली जितना भी देश है वो सब क्या करता है 10 साल पे निकालता है। और भारत की जनसंख्या छोटी मोटी जनसंख्या नहीं है। अभी कई डाटा के अनुसार अब कह रहा है, मतलब सेकेंडरी डाटा जो आया है इंटरनेशनल लेवल से, उसके अनुसार अभी कह रहा है कि भारत की जनसंख्या चाइना को भी पीछे कर दे। और जहाँ तक है कि हो सकता है कि चाइना को पीछे कर दी होगी, लेकिन हमारे ही भारतीय में कुछ जो अथी है गृह मंत्रालय के अंदर जो अधिकारी लोग हैं वो लोग कह रहे हैं कि अभी बात ये नहीं मानी जा सकती है कि हम चाइना को पीछे कर दिए हैं। इसका कारण क्या है कि प्राइमरी डाटा अवेलेबल ही नहीं है। मतलब जिसका भारत में जो है अभी तक जो है 2021 की जनगणना ही नहीं हुई, तो अब हम वहाँ की डाटा से ये कैसे बता दें कि भारत जो है चाइना को पीछे कर दिए। ये तो है ही, होगा ही कि चाइना को पीछे कर दिया होगी। तो चाइना जो वन पॉलिसी पे चल रहा है और भारत में तो कह ही सकते हैं, तो हो सकता है चाइना पीछा कर दिया गया हो चाइना को। लेकिन इसकी जो है प्राइमरी डाटा अभी तक अवेलेबल नहीं है। प्राइमरी डाटा मतलब कि भारत की तरफ से अभी तक इसका कोई जनगणना हुआ ही नहीं। और जब गृह मंत्रालय जी बैठे हैं अमित शाह, तो जनगणना ही नहीं जब हुआ तो पता कैसे निकलेगा कि अभी भारत जो चाइना को पीछे किया या नहीं किया। तो इसके बारे में डाटा नहीं है। और जहाँ तक मेरा अभी तक मानना है कि जब अभी तक नहीं हुई है, 2024 अब जाने वाली है, तो हो सकता है कि अब 2031 में ही कराएंगे। इसमें बहुत खर्च लगता है, मतलब एक साल दो साल तक तो 2-2.5 साल तक तो उसके बारे में कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद फिर उसमें रेशियो निकाला जाता है कितना महिला है, कितना पुरुष है, किसकी जनसंख्या बढ़ी है, किसकी जनसंख्या किस राज्य की कितना परसेंट बढ़ी है, किस राज्य में घट रही है, किसी महिलाओं का रेट बढ़ा हुआ है, मृत्यु दर, जन्म दर, उसके बाद बच्चों का ग्रोथ रेट, मृत्यु रेट, पुरुषों का कितना है, ये सब पोर्शन निकाला जाता है। उसी में निकाला जाता है कितना शिक्षित हुआ, मतलब सब कुछ उसमें निकाला जाता है। तो अच्छा खासा 3-4 साल लगता है। तो जाहिर सी बात है कि अब जो 2-4 साल इसमें लगा तो 2028-27 आ जाएगी। तो हमको लग रहा है 2028-29 तक स्टार्ट करेगी और 2031 में निकालेंगे। तो अब जनगणना जो है 2031 में निकलेगी। कारण कि जनगणना के बारे में कोई जो प्रकार की कानून में लिखी हुई बात नहीं है, इसी का उपाय। वैसे बात अभी तक अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप चाइना मानिए कि प्रथम जनसंख्या के अनुसार पर कौन है, तो चाइना है। कारण कि अभी कोई भी डाटा भारत की तरफ से नहीं दी गई है। तो सेकेंडरी डाटा पर बात करके ये बात तो वेरीफाई नहीं की जा सकती है। इसमें जनसंख्या है, इसमें जो है वन है, इसमें जो है वन है, जनसंख्या है, इसमें जो है विवाह कैसे करना है। विवाह 8 प्रकार से होते हैं, मतलब 8 प्रकार का विवाह होता है, वो हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे। वैसे तो नॉर्मली चलती क्या है अभी, कोर्ट मैरिज, वैसे को लव मैरिज कहते हैं, अरेंज मैरिज, लव मैरिज, 2 ही प्रकार की भी चलते ज़्यादा। इसी में जो है तलाक है। भारत में एक जेनविन सी समस्या तलाक भी आ गया है। तलाक तलाक का मेन कारण है चिड़चिड़ापन। अब आज आदमी जो है एक दूसरे को समझने में दिक्कत हो रही है। मतलब अगर हम जो है एक जॉब के लिए आपको इतना मेहनत करवा रहे हैं, इतना नॉलेज दे रहे हैं, लेकिन एक ज़िंदगी कैसे आपको जीनी है इसके बारे में ना तो भारत में किसी प्रकार की कोई व्यवस्था की गई है और ना ही कोई प्रकार का शिक्षा दिया जाता है। तो इसका यह भी कारण है कि आदमी एक दूसरे को समझे कैसे, इसके बारे में कोई कोर्स ही नहीं कराया जाता है। तो ये सब की भी कारण है कि जो है वो तलाक का मेन कारण बन रहा है। विवाह, तलाक, इस सब के बारे में कानून बनाना समवर्ती सूची के विषय है। इसी में अति जनसंख्या नियंत्रण है, विवाह है, तलाक। एक जो है अवशिष्ट सूची है।
अवशिष्ट सूची में उस विषय को रखा गया जो अभी तक नहीं आई है। एक खाली पन्ना इसलिए छोड़ दिया गया था कि हो सकता है भविष्य में बहुत सी चीज़ें खोजी जाएगी और वो सब चीज़ कहाँ रखी जाएगी। तो इसके लिए जो है अवशिष्ट सूची बना दी गई थी। अवशिष्ट सूची में जो है जैसे कि अभी आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो ये क्या है अवशिष्ट सूची में, ये जो उस समय नहीं थी ये अब आई है। तो इसको कहाँ रखा जाएगा अवशिष्ट सूची। और अवशिष्ट सूची पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो केंद्र सरकार के पास है। अवशिष्ट सूची में जो है कानून बनाने का अधिकार वो किसके पास है केंद्र सरकार के पास है। समझ आ रहा होगा अवशिष्ट सूची में जो कानून बनाने का अधिकार है वो केंद्र सरकार के पास है। इसमें भी जो भी चीज़ अभी आ रहा है साइबर क्राइम आया है, साइबर अटैक आया है या जो भी प्रकार का नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आया है, एआई आया है या चैट जीपीटी आया है, तो ये जब जो पोर्शन है इसके यूट्यूब आया है, फेसबुक आया है, इंस्टा आया है, तो इस सब के बारे में जो भारत सरकार कानून बनाती है वो किसके माध्यम से अवशिष्ट सूची के माध्यम से। टिकटॉक को बैन कर दिया गया किसके माध्यम से अवशिष्ट सूची के माध्यम से। इसके बारे में कानून बनाने का अधिकार किसके पास था केंद्र सरकार के पास है। तो बेसिकली यहाँ तक तो समझ आ गया होगा। इसका तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए, मिटाने वाले हैं, ले लिए होंगे। तो पानी डाल देते हैं। सॉरी, थोड़ा कैमरा देखने गए थे कि मतलब कि चल रहा है या नहीं चल रहा। तो ये बेसिकली कई बच्चों का आता रहता है, मतलब पूछते रहते हैं कि सर पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, कंसंट्रेट नहीं बना पा रहे हैं या किसी भी प्रकार का मतलब कि कंसंट्रेट नहीं हो रहा है, पिछला वाला याद नहीं हो पा रहा है, ये पढ़ते हैं तो ये भूल जाते हैं, ये पढ़ते हैं तो ये भूल जाते हैं। ये जेन्युइन सी समस्या है। अगर किसी को लगता है कि ये आप ही के साथ हो रहा है तो ये गलत है। ये सभी के साथ होता है। ये टॉपर के साथ भी होता है और नॉर्मल बच्चों के साथ भी होता है। अगर किसी को जो जोश में आता है कि एक दिन उतरा और 18 घंटा का शेड्यूल बनाया, 18 घंटा का मोटिवेशन कोई वीडियो देख के 18 घंटा का आप तो मतलब 10 दिन बचा है ना एग्जाम का, रिकॉर्ड तोड़ देंगे। तो देखिए ये जो है मोटिवेशन, ये बढ़ से बढ़ 6 घंटा, 5 घंटा, बहुत ज़्यादा खेप किया तो 2 दिन। ये तो जो हाई जो गुस्सा आती होती है, मतलब कि ज़्यादा गुस्सा आता है तो कितना देर के लिए रहता है, 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा। तो इससे ज़्यादा देर तक ये जो मोटिवेशन वीडियो है इसको देखकर जो है कोई भी व्यक्ति ज़्यादा लंबा नहीं खींच सकता है, मतलब ये सब पोर्शन ज़्यादा लंबा नहीं जा सकता है। तो ये जो अगर किसी को आ रहा है कि मोबाइल देखने दे, अभी जो बच्चों को हम देखते रहते पढ़ते, तो बच्चा पढ़ता नहीं रहता है, बस ऐसे ऐसे करके अंडरलाइन करने रहता है, अंडरलाइन करने रहता है। तो वैसे में तो पढ़ाई नहीं होती है। और बेसिकली 5 गो लेसन हम पढ़े ही और एक लेसन भी अगर हमको याद ना हो तो ऐसा पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। हम एक ही लेसन एक दिन में पढ़े और उसी लेसन को ऐसे पढ़ ले कि उसके बाद हम किसी को सुना सकें, किसी को। देखिए जाहिर सी बात है ऐसे में पढ़िएगा। अभी जो है बच्चों का बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि सेल्फ स्टडी करते हैं और रोज़ का रोज़ जो है वो करते हैं, उसको भी यही नहीं रहता है कि बच्चे में रहता है कि मार लगता था, टीचर जो रहते थे, अभी भी हम क्लास लेते तो बहुत मार मारते हैं। बेसिकली याद नहीं रहा तो पूछे मारे। लेकिन जेनविन सी समस्या यही आती है बच्चों में कि वो याद कर ही नहीं पा रहे हैं, याद नहीं कर पा रहे हैं। इसका जो मेन कारण है कि बच्चा जो है वो उसको रोज का प्रॉपर एक गाइडेंस नहीं रहता है, मतलब कि कितना याद एक दिन में करना है। वो बस पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। अगर रोज का हम 2 ही पन्ना, मतलब 5 पन्ना अगर रोज का टारगेट रखे, 5 से 10 पन्ना रखे रोज टारगेट,
और रोज जो 10 पन्ना है तो बस 10 पन्ना को ही पढ़ के और उसको याद करके उसको सुना देना है। और जैसे जैसे ये सुनाते जाना है उसको पीछे पीछे मतलब कि हफ्ता में 2 दिन 3 दिन करके। और जब खत्म हो जाए मतलब रात में तो आधा घंटा के लिए उसको देख लिया कीजिए। और हफ्ता में 1 दिन का रिवाइज कर लिया कीजिए। तो ये सॉल्यूशन है। और दूसरी बात है कि जिस समय पढ़े तो जितना से जितना हो सके देखिए, मोबाइल चलाना गलत नहीं है। मोबाइल अभी जो है हम लोग के समय में था कि मोबाइल नहीं थे तो ज़्यादा समस्या नहीं आ रही थी। लेकिन अभी में जो होता है न्यू जनरेशन में दिक्कत आ रही है कि मोबाइल सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो मोबाइल जो है आप बेसिकली आप कहते हैं हम 5 घंटा चलाइए आप। मोबाइल चलाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 5 घंटा जो मोबाइल चलाने के बाद आप मोबाइल को एक जगह रख दीजिए। या अथी अगर क्लास देख रहे हैं तो क्लास जो है वो बस कहिए आप क्लास देखेंगे और क्लास देने के बाद मोबाइल रखेंगे और 5 घंटा आप देख लीजिए अलग से। और उसके बाद कहे कि अगर प्राइम मिनिस्टर भी फ़ोन कर दिया ना तो भी नहीं उठाएंगे। इस प्रकार से चीज़ें लगा दीजिए। और दूसरी बात रही कि जो है कि इस सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो ये सब्जेक्ट याद आता है। तो देखिए अगर ऐसा होता है कि मतलब ये है तो ये याद आता है। अगर इसके साथ है तो वो याद आती थी और उसके साथ है तो वो याद आती थी। तो ऐसे में ना तो आप इसके साथ है ना उसी के साथ है तो किसी एक पर तत्काल अगर हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो पॉलिटी ही हमको याद आना चाहिए। पॉलिटी के रिलेटेड ही क्वेश्चन आना चाहिए। और जाहिर सी बात है कि देखिए एक दिन होगी पहला दिन होगा किसी से नहीं होगा। तो पहला दिन अगर आप पढ़िएगा तो हो सकता है दर्द हो छोड़ दीजिएगा। जन्मदिन से समस्या जो है इस पर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए आप साइकिल जो बच्चा में सीखे होंगे चलाना क्या एक ही दिन में साइकिल चलाना सीख गए होंगे? कोई नहीं सीखता है। हम भी नहीं सीखे थे। तो आज गिरते थे कल गिरते थे परसों गिरते थे रोज गिरते थे लेकिन एक मोटिव रहता था कि सीखना तो है ही। तो कितना बार भी गिरते थे लेकिन फिर भी उसी प्रकार से उतना ही मेहनत करते उसी फिर से उसी अवस्था में आकर और फिर से वैसे ही तैयारी करते थे। जैसे कि अभी बच्चा को जैसे मोबाइल चलाना मतलब उसमें वो गेम होता है वो पबजी नाम है उसका। वो खेलते रहता है हमको तो खेलना भी नहीं आता है। तो वो खेलते रहता है तो पहला बार में तो हमको नहीं लग रहा कि पूरा सीख गया होगा। धीरे धीरे सीखता है। तो इसमें कई बार देखते रहते पहले ही बार में खत्म हो जाता होगा फिर दूसरा बार में और उससे ज़्यादा जाता है खेलने के बाद तीसरा बार में और उसके बाद आइडिया के बारे में पता लगता है धीरे धीरे ये सब इम्प्लीमेंट आता है। तो आप ये बस मान मान लीजिए कि एक के दिन में 18 घंटा जिंदगी में नहीं होगी। कोई जो होता है कि एगो मोटिवेशन वाला वीडियो देखता है और 18 घंटा के दिन का शेड्यूल बनाता है। तो जनरली 18 घंटा किसी से नहीं होने वाला है। आप जो है आपको अगर हम ये बात बोलेंगे तो हो सकता है कि बहुत लोग इस पर नहीं भी करें मतलब उसको लगेगा कि ये क्या बात बोल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि पहला दिन जो है आप साइकिल डायरेक्टली लिए और चला नहीं दिए थे। साइकिल जो है पहले गुड़काना सीखे। पहले तो लेके गुड़का दिए उसके बाद एगो पैडल पर रख रख के सीखे उसके बाद दोनों पर धीरे धीरे कोशिश की उसके बाद गिर रहे थे। तो उसी प्रकार जो है पहले 5 ही घंटा का बनाइए। माथा जरूर कहेगा कि आपको 15 घंटा का बनाना चाहिए तो माथा को पढ़ने आपको पढ़ने देने से कोई मतलब नहीं है। आप 5 घंटा का बनाइए और 5 ही घंटा मतलब एक हफ्ता कहिए कि 5 ही घंटा पढ़ेंगे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। 5 घंटा है 1 घंटा एक हफ्ता बस मात्र 5 5 घंटा करके पढ़िए। एक महीना जो एक हफ्ता जो हो गया उसके बाद आपका माइंड की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। हाँ हम 5 घंटा पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार अगला हफ्ता जो है 2 घंटा और बढ़ा दीजिए और कहिए 7 घंटा से ज़्यादा नहीं पढ़ना है। 7 घंटा ही पढ़ना है बस 7 घंटा में उसमें मोबाइल वोबाइल कोई किसी को नहीं टोकना है खाली पढ़ना है। फिर धीरे धीरे कीजिए 8 घंटा कीजिए 9 घंटा कीजिए 10 घंटा 10 घंटा एवरेज रखिए 10 घंटा से ज़्यादा पढ़ना भी पढ़ सकते हैं ऐसा हम नहीं कह सकते। उसके बाद जब एग्जाम का 2 3 महीना बचे तब 15 14 कर लीजिए वो अलग है। लेकिन एवरेज जो है आप 10 घंटा लेके चलिए। उससे ज़्यादा नहीं लीजिए। आपको लग रहा होगा कि हम कह रहे हैं नहीं आपको लगता होगा कि नहीं 15 15 घंटा तो हो सकता है 15 घंटा आप पढ़िएगा इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी न किसी दिन आपसे 15 घंटा नहीं हो पाएगा। अब जो है माथा आत्मग्लानि फील कराने लगेगी कि 15 घंटा नहीं हुआ तुमसे क्या होगा अब। और ऐसे ऐसे करके जो भी पढ़ रहे थे वो भी कम हो जाएगा। तो बस बेसिकली फंडा करना है कि पहले जो है 5 5 घंटा करके करना है। उसके बाद एक हफ्ता के बाद फिर 1 घंटा बढ़ा लेना 1 घंटा और ऐसे ही स्टेमिना जो है बिल्डअप होती जाएगी और एक दिन ऐसा आएगा उसके बाद जो है आपका जो है 8 घंटा 10 घंटा पढ़ना आपके लिए नॉर्मल सी बात हो जाएगी। उसके बाद खाली उसको मेंटेन करते हुए जाना है। उसको कभी छोड़ना नहीं है। ये बात का ध्यान रहे कि उसको मेंटेन कैसे भी करते करते जाने देते रहना और आपका नॉर्मली होते जाएगा।
तो इसमें जो है हम अनुसूची जो है 7 पढ़ लिए थे और अनुसूची 8 देखते हैं। अनुसूची जो 8 में है, इसमें जो है भाषा है। राज्य की भाषा जो है, राज्य भाषा की जो है दर्जा किस किस भाषा को मिली है, राज्य भाषा की दर्जा किस किस भाषा को मिली है, इसके बारे में चर्चा है। तो राज्य भाषा की चर्चा आती है, जिस समय हमारा संविधान बना था उस समय जो है 14 भाषा को जो है राज्य भाषा की दर्जा मिली हुई थी। उस समय जो है 14 भाषा को राज्य भाषा की दर्जा मिली हुई थी। वर्तमान में जो है ये 22 भाषा को राज्य भाषा की दर्जा मिली है। मतलब इसमें जो है 14 से 22 कैसे हुई, तो इस 14 से जो 22 हुई है ये संशोधन के तहत हुए। संविधान में जब भी कोई चीज़ जोड़ना होता है, मतलब एक्स्ट्रा कोई चीज़ जोड़ना है, तो इसके लिए संविधान में एक प्रावधान है, अनुच्छेद 368 के तहत कोई भी चीज़ हमको अगर जोड़ना है तो अनुच्छेद 368 का उपयोग करके हम संविधान में जोड़ सकते हैं। तो ये जो 14 थी और ये 22 हुई है, किसके तहत हुई है, संशोधन के तहत। किसमें, संविधान में क्या हुई है, संशोधन हुई। क्या हुई है, संविधान में संशोधन हुई। तो पहले जो है राज्य भाषा की दर्जा 14 को मिली थी, वर्तमान में जो है 22 को है। ये बेसिकली जो है 14 को, थोड़ा भाषा को याद कर लीजिए। तो यहाँ पर जो है ये वाला पोर्शन जो है ये पंजाब है, तो इसमें पंजाबी बोली जाती है। ये वाला पोर्शन में पंजाबी बोली जाती है। ये वाला पोर्शन में पंजाबी बोली जाती है। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये बिहार, उत्तर प्रदेश, ये वाला पोर्शन में हिंदी बोली जाती है। हिंदी, ये वाला पोर्शन में हिंदी बोली जाती है। हम अब डॉट करेंगे, एच से डाल देंगे ऐसे करके। ये वाला पोर्शन में बंगाली बोली जाती है। ये वाला पोर्शन में बंगाली बोली जाती है। ये वाला पोर्शन में असमी बोली जाती है। क्या बोली जाती है, असमी बोली जाती है। वो असम वाला क्षेत्र है तो असमी बोली जाती है। ये वाला उड़ीसा है तो यहाँ उड़िया बोली जाती है। यहाँ क्या बोली जाती है, उड़िया बोली जाती है। ये वाला पोर्शन आंध्र प्रदेश है तो आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है। क्या बोली जाती है, तेलुगु बोली जाती है। ये वाला पोर्शन जो है, ये जो है तमिलनाडु है तो यहाँ तमिल बोली जाती है। कौन बोली जाती है, तमिल बोली जाती है। ये कर्नाटक है तो कन्नड़ बोली जाती है। ये तेलंगाना है उसमें, और केरल वाला पोर्शन है इसमें मलयालम बोली जाती है। मलयालम भाषा बोली जाती है। ये महाराष्ट्र है तो मराठी बोली जाती है। यहाँ मराठी बोली जाती है। ये गुजरात है तो यहाँ गुजराती बोली जाती है। ये राजस्थान है तो राजस्थानी बोली जाती है। तो देखिए बेसिकली जो भाषा है ये हम लिख के दिखा देते हैं सबका। तो पहला जो भाषा है कि हिंदी है, उसके बाद है उर्दू, ये बात याद रखना, और संस्कृत। हिंदी, उर्दू, संस्कृत, ये तीनों भाषा रहते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पंजाबी बोली जाती है। पंजाब वाला पोर्शन में पंजाबी बोली जाती है। ये वाला में तो हिंदी होता है। उधर वाला बंगाल वाला पोर्शन में बंगाली बोली जाती है। बंगाली बहुत अच्छा भाषा है। हमको बस बेसिकली बिहार के हैं तो बिहार में जो तीन भाषा बोली जाती है वही लमसम आता है। थोड़ा मोड़ा बंगाली समझ जाते हैं, थोड़ा मोड़ा पंजाबी समझ जाते हैं, मतलब आता तो नहीं है, समझ आते हैं। असमी तो हमको एक रोटी ऊपर से जाते रहता है। बंगाली उधर असमी बोली जाती है, असमी बोली जाती है। इधर बंगाल वाला पर्सन, इधर उड़ीसा में उड़िया बोली जाती है। वो वाला पोर्शन में तेलुगु बोली जाती है। तेलंगाना में, तेलंगाना जो है वो अति से ही, मतलब कि आंध्र प्रदेश से ही 2014 में 2 जून 2014 को टूट के अलग हुआ था। तेलुगु बोली जाती है। वो सब तमिल बोली जाती है। उसके बाद मलयालम बोली जाती है। कन्नड़ बोली जाती है कर्नाटक में। उधर मराठी बोली जाती है। शिवाजी जो महाराष्ट्र के थे वो मराठी बोलते थे। गुजराती बोली जाती है। गुजराती बोली जाती है। ये वाला पोर्शन में राजस्थानी बोली जाती है।
राजस्थानी में लड़का को डाबर कहते हैं। कहा डाबरो वो लोग अलग अलग प्रोग्राम से। देखिए 14 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 को भाषा जो थी ये जिस समय हमारा संविधान जो है लागू हुआ था उस समय थी। उसके बाद जो है संविधान में संशोधन के तहत और भाषाओं को जोड़ा गया। तो इसमें जो है पहला संशोधन जो था 21वां संविधान संशोधन, 21वां संशोधन जो था वो 1967 में की गई थी। 1967 में की गई थी। इस समय जो है प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी 1967 में। उस समय जो है संविधान संशोधन 21वां संविधान संशोधन 1967 में गई थी और इसमें सिंधी भाषा को जोड़ी गई थी। इसमें बस एक भाषा जो है सिंधी को जोड़ी गई थी। सिंधी जो है ये पंजाब वाला पोर्शन में बोली जाती है। ये पंजाब वाला पोर्शन में सख्त वाला है, पंजाब वाला हरियाणा और पंजाब वाला इलाका में ये सिंधी बोली जाती है। इसके बाद जो है एक संविधान संशोधन जो हुआ वो 71वां संविधान संशोधन हुआ। 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन जो हुआ ये जो है ये इसके तहत जो है 71वां संविधान संशोधन जो है वो जो है 1992 में हुआ। इस समय जो है पीएम नरसिम्हा राव की सरकार थी। इस समय जो है पीएम नरसिम्हा राव की सरकार थी और इस समय जो पीएम नरसिम्हा राव की सरकार थी और इस समय जो है 3